हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जिया खान बेस्ट एजुकेशन चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाई हूँ। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लस कीवर्ड्स और इम्पोर्टेंट लाइंस जो हैं, इन फैक्ट्स जो हैं आपके इस चैप्टर में, वो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। तो मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसके बीच बीच में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइंस बताने वाली हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यार, शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं, पहला कीवर्ड्स है इम्पोर्टेंट है हमारा, जो कि पहला हमारा कैनाल रेज। तो आपका कैथोड रेज से ज़्यादा कैनाल रेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कैनाल रेज जो है कहता है कि पॉजिटिव चार्ज रेडिएशन डिक्रीज्ड बाय गोल्डस्टीन इन एटम दीज पॉजिटिवली चार्ज कॉल्ड प्रोटॉन्स। यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज रेडिएशंस जो होती हैं वही हमारी कैनाल रेज होती हैं। बिल्कुल सिंपल वे में बता रही हूँ कि जो हमारे गोल्डस्टीन थे, अर्नेस्ट गोल्डस्टीन थे, उन्होंने इस कैनाल रेज की डिस्कवरी की थी। और ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज रेडिएशन है और इन्हीं पॉजिटिवली चार्ज को हम प्रोटॉन्स भी बोलते हैं। तो अगर आप कैनाल रेज आ जाए कि डिफाइन कैनाल रेज, तो आप लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज रेडिएशन डिक्रीज बाय अर्नेस्ट गोल्डस्टीन इन एटम दीज पॉजिटिवली चार्ज कॉल्ड प्रोटॉन्स। जो ये होती है कैनाल रेज, बस पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन होती हैं एक एटम के अंदर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये इसका जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। आगे है प्रोटॉन। तो हम जानते हैं कि प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, इसका चार्ज जो होता है प्लस होता है, पॉजिटिव होता है। आगे न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या है, एक न्यूट्रल पार्टिकल है। न्यूट्रॉन क्या है, एक हमारा न्यूट्रल पार्टिकल है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, इसका चार्ज ज़ीरो होता है, ज़ीरो। तो इसको हम न्यूट्रल पार्टिकल भी बोलते हैं। आगे हमारा न्यूक्लियॉन। तो बहुत से बच्चे न्यूट्रॉन, न्यूट्रल और न्यूक्लियन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो न्यूक्लियन हमारे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्ट है कि न्यूक्लियन क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर, एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हम मिक्स कर देते हैं तो हम उसे न्यूक्लियॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम जब मिक्स कर देते हैं हम उसको न्यूक्लियॉन बोलते हैं। आगे हमारा ऑक्टेट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमारा ऑक्टेट रूल या फिर ऑक्टेट। तो ये क्या है, ये कि हमारा ऑक्टेट रूल जो है वो कहता है कि शेल हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। कि हमारी आउटर मोस्ट शेल, किसी भी एटम के अंदर तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर मोस्ट शेल के अंदर हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हमारा ऑक्टेट रूल से आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि डिफाइन ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल कहते हैं कि किसी एटम के अंदर डिफरेंट ऑर्बिट्स होती है। हम जानते हैं एटम के अंदर डिफरेंट ऑर्बिट्स होती है। तो उन ऑर्बिट्स में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होती हैं और होने चाहिए, और आउटर मोस्ट शेल में यानी कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। उसी को हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। आगे हमारा वैलेंसी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका टॉपिक, जो इस पूरे चैप्टर में आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वैलेंसी। ये वैलेंसी भी आपका चैप्टर जो है बिल्कुल ही खड़ा है। आगे हमारा कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। किसी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी, एटम के अंदर जो कैपेसिटी है उसको कंबाइन करना, उसी को हम वैलेंसी कहते हैं। आगे जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और टॉपिक देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वैलेंसी क्या होती है। मैं आपको बता दूं कि वैलेंसी होती है लेन देन, कि हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और कितने इलेक्ट्रॉन्स देने हैं किसी एटम को स्टेबल बनाने के लिए, उसे ही हम वैलेंसी कहते हैं। नेक्स्ट है वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। ये सारे अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पर आपको देखने में सेम लगेगा, लेकिन सारे वर्ड्स अलग हैं, इसलिए आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वैलेंस शेल क्या होता है। तो आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, हमने क्या देखा, वैलेंसी होती है कैपेसिटी ऑफ एन एटम, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। और वैलेंस शेल होता है कि किसी एटम के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल बोलते हैं। आगे है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल हमने आपको कहता है, वैलेंस शेल का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल, लास्ट शेल। अब आउटर मोस्ट शेल बोल सकते हो या फिर लास्ट शेल भी बोल सकते हो वैलेंस शेल को। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन है वैलेंस शेल। वैलेंस शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उसे ही हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आगे एटॉमिक नंबर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, एटॉमिक नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम।
किसी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही एटॉमिक नंबर होगा। आप इसे याद कर लीजिए, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतना ही आपका एटॉमिक नंबर होगा, और एटॉमिक नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मेन बात ये है कि आप बहुत से बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एटॉमिक नंबर को हम एटॉमिक नंबर को आप जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको गलत बता दिया, थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गए, लेकिन बहुत से बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एटॉमिक नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, पर ऐसा नहीं है। एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इस चीज़ को याद कर लीजिए कि हम एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही हमारे एटॉमिक नंबर होगा। मास नंबर है सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आगे मैं आपको और इससे अच्छी तरीके से बता दूंगी कि प्रोटॉन के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम हमारा होता है मास नंबर। मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब तो देखिए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन फॉर्म होगा तो क्या बनाएगा? मास नंबर बनाएगा। प्रोटॉन यानी कि पी प्लस और प्लस न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता, प्लस एन ज़ीरो बनाएगा। क्या बनाएगा? एटम में मास नंबर बनाएगा। ये इस मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट्स से मैं एग्जांपल ले लेती हूँ नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 7 प्रोटॉन्स होते हैं। और न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 7 होते हैं। नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन होते हैं, 7 न्यूट्रॉन होते हैं। अब आज हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, सम कर देंगे, तो हमारा 14 आ जाएगा। नाइट्रोजन का मास नंबर कितना होता है? 14 होता है। तो इसी तरीके से हम मास नंबर निकालते हैं। मास नंबर निकालने हम क्या करेंगे? प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को दोनों को प्लस कर देंगे, तो हमारा मास नंबर यानी कि ए जो है हमारा आ जाएगा। आगे हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स को हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। इस सब एटॉमिक पार्टिकल्स किसके? एटम के हैं। एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक मार्क्स क्वेश्चन में आ सकते हैं। आगे हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, तो ये बहुत ही बेसिक है, मैं आपको तभी बता देती हूँ। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया? अर्नेस्ट गोल्डस्टीन ने किया। और कब किया? इन 1886। आगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी? जे थॉमसन ने करी इस 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी जे थॉमसन ने। आ गया डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, इसका आंसर होगा जे चैडविक इन 1932। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रॉन का डिस्कवर किसने करा? जे चैडविक, सर जे चैडविक ने करा इन 1932 में। आगे हमारा जो कि इम्पॉर्टेंट लाइन है, न्यूट्रॉन आर अब्सेंट इन प्रोटियम आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एटम। आइसोटोप मतलब यानी कि आइसो मतलब होता है सेम, और टोप में क्या आ रहा है? पा आ रहा है, यानी कि पा से प्रोटॉन। आपका एक फंडा बता रही हूँ आपको याद करने का। पा से क्या होता है? प्रोटॉन। और जितने प्रोटॉन होंगे उतनी हमारा एटॉमिक नंबर होगा, है ना? एम आई करेक्ट? तो जितना आपके जो प्रोटॉन होंगे उतना आपका एटॉमिक नंबर होगा। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि आइसोटोप में सेम एटॉमिक नंबर होता है और डिफरेंट मास नंबर होते हैं। आइसोटोप 3 तरीके होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम। तो ये क्या लाइन जो है हमारी यानी कि हाइड्रोजन एटम में के अंदर जो प्रोटियम होते हैं उनमें न्यूट्रॉन जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो आपको ये लाइन लिख लीजिए, पेस्ट कर लीजिए, कॉपी पे कर लीजिए कि आपको फिर इन द ब्लैंक्स में आप पूछ सकते हैं। आगे, सिंस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन एटम विल कंपोज इट्स एटमिक मास। ये लाइन जो है हमारी कह रही है कि इलेक्ट्रॉन का भार न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से कम होता है। दिस इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। आप इसे नोट कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का भार प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से कम होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि जो एटम के अंदर जो मास होता है वो कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस में क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एम करेक्ट? यानी कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें ही हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमारा जो एटम के अंदर जितना ही मास है वो हमारा न्यूक्लियस में होता है। सबसे पहले पूछ लिया जाता है कि एटम के अंदर मास कहाँ होता है, वो आपका आंसर होगा न्यूक्लियस में होता है, इन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो मैं यहाँ पर लिख दिया मास ऑफ प्रोटॉन क्या कितना होता है? 1.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻31 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 kg। और मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.674 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg। आगे है जो इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, जो इसी लाइन पर आपका चैप्टर है वो
बेसिक है आपका ये लाइन। तो देखिए, जॉन डाल्टन considered at atom to be an individual entity, but his concept had to be discarded at the end of 19th century when scientists through experiments were able to find existence of charged electrons and protons and neutral particles neutrons। तो देखिए क्या कह रहा है, लाइन जो है हमारी कह रही है जॉन डल्टन। अब जानते हैं जॉन डाल्टन कौन थे, जिन्होंने एटम के बारे में थ्योरी दी थी। जॉन डाल्टन सर ने ये कंसीडर करते हैं, अगर आपने डाल्टन की एटमिक थ्योरी पढ़ी होगी चैप्टर नंबर 3 में, तो आपने पढ़ा होगा कि उसका जो सेकंड पोस्टुलेट है वो क्या कहता है, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स। तो जॉन डाल्टन ने कंसीडर करा था कि जो एटम है एक इंडिविजुअल एंटिटी है, इंडिविजुअल पार्टिकल है जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। हमने पढ़ा था, लेकिन जब आपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा तो अगर आपने चैप्टर नंबर 4 अच्छे से पढ़ा होगा, आपने उसके शुरुआत में पढ़ा होगा कि जो जॉन डाल्टन का जो सेकंड पोस्टुलेट था उसको, इस लाइन को, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स, इस लाइन को गलत बता दिया चैप्टर नंबर 4 में। तब गलत बताया जब हमारे जो थॉमसन आया, सर जो चैडविक आए, और हमारे जो रदरफोर्ड हैं वो आए, अर्नेस्ट गोल्डस्टीन है वो आए। तो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट्स करे और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जब उन्होंने डिस्कवरी करी, तब पता चला कि एटम्स इंडिविजुअल पार्टिकल्स नहीं होते। एटम्स क्या होते हैं, एक डिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम तोड़ सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। और उनके सबएटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आपके जो लाइन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके चैप्टर के बेसिक है ये। तो आपके चैप्टर के शुरू में अगर आप पढ़ोगे तो आप इसमें देख सकते हो कि एटम्स आर डिविजिबल पार्टिकल्स, नॉट इंडिविजिबल, एटम्स आर डिविजिबल पार्टिकल्स। तो जो जॉन डाल्टन ने जो सेकंड पोस्टुलेट था उसकी जो लाइन थी एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स, वो चैप्टर नंबर 4 में गलत बता दिया गया है। आगे है इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। तो मैं आपको इस वीडियो में 3 क्वेश्चन कराऊंगी जो कि इम्पोर्टेंट है, और आपका इसी क्वेश्चन के बेस पर आपका जो पेपर आना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन Na+, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। तो हमें एटॉमिक नंबर गिवन है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है, किसका लिखना है, सोडियम का लिखना है, और सोडियम आयन का लिखना है जिसका हमें दिया हुआ है Na+। आयन क्या होता है, चार्ज स्पीसीज होती हैं, आयन चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और आयन 2 तरीके के होते हैं, कैटायन और एनायन। कैटायन यानी कि पॉजिटिवली चार्ज, एनायन यानी कि नेगेटिवली चार्ज। तो हम ये इस क्वेश्चन में सोडियम के यानी कि सोडियम आयन के, आयन आप इसका याद कर लीजिए, आयन जो होता है थोड़ा सी अलग बात हो जाती है कि सोडियम आयन के हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है, और हमें गिवन है कि एटॉमिक नंबर उसका 11 है। देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मैंने स्केच बनाया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Na+ आयन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 11। तो देखिए ना, जितने इलेक्ट्रॉन, मैं आपको बताया था जितने प्रोटॉन होंगे उतने आपका एटॉमिक नंबर होगा, लेकिन कुछ केसेस में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने भी आपके एटॉमिक नंबर होंगे। जैसे कि हमने वो ले लिया नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 प्रोटॉन्स होते हैं, तो उन दोनों में सेम होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एटम्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम होते हैं। वो आगे आप बाद में पढ़ेंगे कि कुछ केसेस में इलेक्ट्रॉन्स अलग भी हो सकते हैं। तो देखिए, सोडियम के अंदर उसका एटॉमिक नंबर 11 होते हैं। तो हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है। उसके लिए हम पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, तभी हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। तो यहाँ मैंने इसका स्केच बना दिया कि देखिए, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट शेल में, उसके नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और उसकी आउटर मोस्ट शेल में यानी कि लास्ट शेल में एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए, हमने जब ऑक्टेट रूल पढ़ा था, तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। ऑक्टेट रूल कहता है कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और उसके नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऐसा होगा तभी हमारा जो एटम है वो स्टेबल होगा, तभी हमारा एटम स्टेबल होगा। अगर 8 से ज़्यादा होगा या फिर 8 से कम होगा तो हमारा एटम जो है स्टेबल होगा ही नहीं, अनस्टेबल हो जाएगा हमारा एटम। तो इसकी जो लास्ट शेल है, एम शेल है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इससे हमारा सोडियम जो है वो तो स्टेबल होगा ही नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, या तो हम इसमें 7 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, 7 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, या फिर हम इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, तभी हमारे एटम जो है स्टेबल बन जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो 2 रहेगा फर्स्ट शेल में, और लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इससे हमारा एटम जो है स्टेबल बन जाएगा। और अब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो हमारा जो लास्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। उससे भी हमारा एटम जो है स्टेबल बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे,
इसमें आप देखिए 7 इलेक्ट्रॉन आप डाल दो या फिर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, या आप पर करता है डिपेंड। तो मैं क्या करते हम क्या करेंगे, जो हम इजी होता है हम वही करते हैं ना बच्चों, जो इजी करता है फ्रेंड्स, हम जो इजी होता है हम वही करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे एज़ कम्पेयर टू हम 7 इलेक्ट्रॉन डालने के बजाय 7 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, बार बार डालेंगे तो हमारा ज़्यादा मेहनत काम हो जाएगा। और हम उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ईजिली निकाल लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो हमारा एटम जो है स्टेबल बन जाएगा। तो देखिए करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Na प्लस आयन इज इक्वल टू में 11। 11 क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है 11 माइनस का 1 इज इक्वल टू में 10। माइनस का 1 क्यों करें, क्योंकि इसमें से हम जो इलेक्ट्रॉन है वो निकाल रहे हैं, और जिस भी केसेस में आप इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, जिस भी केस में आप इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे उसमें आप माइनस करेंगे। तो इसमें से आप इलेक्ट्रॉनों को निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो -1 करेंगे, क्योंकि अब इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आएगा इसका, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ Na प्लस आयन इज इक्वल टू में 2,8। 2 + 8 कितना होता है, 10 होता है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आए, 10 आए। तो जब भी आपको ऐसा लिखा होगा राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे एंड देन आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। तो आई होप आपका ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, और आप नहीं समझ आया तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ये क्वेश्चन दोबारा समझा दूंगी। तो ऐसा नहीं है कि पेपर में, ऐसा नहीं है कि आपको पेपर में हमेशा सोडियम का ही पूछें, आपको कोई किसी का भी कि कोई भी आइटम दे देंगे, आपको उसका निकालना होगा, तो आपको बस इसका निकालना आना चाहिए। किस तरीके से निकालेंगे आपको बता दिया है। आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले निकालेंगे एंड देन आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। तो किस तरह से निकालें, आप बिल्कुल पहले स्केच बना लीजिएगा एटम का, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजीली हो जाएगा। गाइस आप एक बार आप मुझे एक बार बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपका जो इस चैप्टर में मॉडल्स हैं, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, ये सारे मॉडल्स आ रहे हैं या फिर नहीं। जहाँ तक मुझे पता है तो ये सारे मॉडल्स लीड हो चुके हैं। अगर आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उस जो मॉडल्स हैं उस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो ले आऊँगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, द एटॉमिक नंबर ऑफ Al यानी कि एल्यूमिनियम एंड Cl यानी कि क्लोरीन आर 13 एंड 17 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि यानी जो हमारा जो पहले दिया हुआ है Al, और जो पहले नंबर दिया वो उसी का होगा, यानी कि एल्यूमिनियम का 13 होगा और क्लोरीन का 17 होगा। तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Al3 प्लस एंड Cl माइनस। इसमें क्या दिया हमें, आयन स्पीसीज दिए हैं, चार्ज स्पीसीज दिए हैं। तो देखिए Al यानी कि एल्यूमिनियम में हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और क्लोरीन में हमारा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या फाइंड करा था, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने को कहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। देखिए ये क्वेश्चन हम उसी तरीके से करेंगे, बस थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो अलग है। तो देखिए एटॉमिक नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू में 30। यानी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 13 हैं, उतने ही हमारा एटॉमिक नंबर भी 13 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Al3 प्लस हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। तो इन एल्यूमिनियम 13 जो है इसका क्या एटॉमिक नंबर है, -3 इज इक्वल टू में 10। कैसे आया, अब आपको बता देते हैं स्केच की मदद से। देखिए अब एल्यूमिनियम देखिए, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है, 13 है। एटॉमिक नंबर जो है एल्यूमिनियम का वो 13 है। देखिए फर्स्ट शेल में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल सही है। उसके नेक्स्ट शेल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन है, वो भी बिल्कुल सही है। लेकिन उसके जो लास्ट शेल है, एम शेल, उसमें हमारे 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये जब हमारा 3 इलेक्ट्रॉन आया तो इससे हमारा जो एटम है वो अनस्टेबल हो गया, इससे हमारा जो एटम है वो अनस्टेबल हो गया, एटम जो स्टेबल हुआ ही नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब जो लास्ट शेल है उसमें हम 5 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, या फिर उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो हमारे लिए ज़्यादा ईजी क्या है, इसमें से हमारे लिए ज़्यादा ईजी ये है कि हम इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें। तो हम क्या करेंगे, निकालने के, मेरे को बताया है क्वेश्चन नंबर 1 में, हम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। देखिए तो मैंने यहाँ पर क्या करा, 13 माइनस का 3 कर दिया। 3 क्यों नहीं है, बल्कि इसके आउटर मोस्ट शेल में, लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे निकालने कितने, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने। और 13 क्यों लिए, 13 यानी कि इसका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर में से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए लास्ट शेल में, यानी कि वैलेंस शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हमने माइनस कर दिया। किससे माइनस करा, एटॉमिक नंबर से माइनस करा। तो हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। तो यानी कि एटॉमिक जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एल्यूमिनियम के अंदर, वो कितना आ गया हमारा, 10 आ गया।
आ गया एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, ये भी हमें फाइंड करना है। एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 17। तो जो 17 क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है क्लोरीन का, और 17 भी उसका, और जो क्लोरीन होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी 17 ही होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन, तो क्लोरीन पे कौन सा चार्ज लगा है, माइनस का चार्ज लगा है, तो इज इक्वल टू में क्लोरीन, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 17 प्लस में 1, प्लस का 1 मैंने क्यों लिया मैं आपको दिखा देती हूँ स्केच की मदद से, हम इजीली समझ जाएंगे कि देखिए आप क्लोरीन का मैंने स्केच बना दिया है। तो उसमें मैंने फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा ऑर्बिटल रूल कहते हैं, तो बिल्कुल सही ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट शेल में हमारा 8 इलेक्ट्रॉन है, ये भी ठीक है। लेकिन जब आप उसके एम शेल लिखेंगे यानी कि लास्ट शेल लिखेंगे, आउटर मोस्ट शेल लिखेंगे, उसमें आपके 7 इलेक्ट्रॉन हैं जो एटम को स्टेबल बनाता है। जब एटम जब भी स्टेबल होगा जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर क्लोरीन में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे जिसमें हमारे 7 इलेक्ट्रॉन, अगर उसमें 8 होंगे तो हमारा एटम स्टेबल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर 7 हैं तो हम यहाँ से इसमें 1 डाल देते हैं, या फिर ये 7 के 7 इसमें से निकाल देते हैं, तो हमारे 2 बचेंगे पहले फर्स्ट शेल में, और लास्ट शेल आउटर मोस्ट शेल में 8 बचेंगे। तो इससे हमारा एटम जो है वो स्टेबल बन जाएगा। तो हम क्या करें, इसमें से 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दें या फिर 1 इलेक्ट्रॉन डाल दें। तो इसके लिए हम इसमें हमारे लिए ज़्यादा ईजी ये रहेगा कि हम इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें डाल देते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन बार बार निकालेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन पहले एक निकाला फिर दूसरा निकाला, इससे ईजी हम एक बार में 1 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे और एटम को स्टेबल बना देंगे। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन, तो एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, प्लस में जो मैंने आपको बता दी है जब हम निकालते हैं किसी एटम के अंदर, जब हम इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो हम माइनस करते हैं, और जब हम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो हम प्लस करते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 17 प्लस में 1 इज इक्वल टू में 18। तो हमारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितना आ गया, 18 आ गया। और जब 18 आया तो यानी कि पहली शेल में 2 हो गए, और उसके नेक्स्ट शेल में 8 हो गए, और उसके नेक्स्ट शेल में 8 हो गए, जिससे हमारा जो एटम है वो स्टेबल बन गया। तो ये हमारा क्वेश्चन कहता है। तो मैं यहाँ पर एकदम सिंपल वे में लिख दिया है, जब हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो प्लस करेंगे, यानी जिसमें जैसे कि हमने देखा कि हमने क्लोरीन में 1 जो इलेक्ट्रॉन है वो दिया है तो हमने प्लस करा, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर प्लस करा है। और जब हम इलेक्ट्रॉन लेंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और जब हम लेंगे तो हमने क्या करना है, यहाँ पर हम इसमें से इलेक्ट्रॉन लेंगे तो हम माइनस करेंगे। अब इस फंडे को याद कर लीजिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। जब आप इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम को जब आप इलेक्ट्रॉन देंगे तो आप प्लस करेंगे, और जब किसी भी एटम से आप इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो आप माइनस करेंगे। तो अब इससे आपके जो क्वेश्चन है उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाएगी। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है अच्छे से समझ आया होगा। मैं तो पूरी कोशिश करिए, आई होप आपको अच्छे से समझ आया ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू हीलियम, नियॉन एंड आर्गन हैव अ 0 वैलेंसी। तो फ्रेंड्स मैंने तो पूरी कोशिश करी कि आपको अच्छे से आपका जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन से क्लियर हो जाए। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके लिए हमेशा ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस लाती हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाती हूँ। और नेक्स्ट वीडियो हम चैप्टर के थ्योरम्स करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू हीलियम, नियॉन एंड आर्गन हैव अ 0 वैलेंसी। तो क्वेश्चन जो है आपका सपोर्ट मटेरियल क्वेश्चन भी है, और ये मैंने क्वेश्चन निकाला भी है कि क्वेश्चन जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हीलियम, नियॉन एंड आर्गन की जो वैलेंसी होती है वो 0 क्यों होती है। तो हमें इसका आंसर लिखना है, एज वी नो, हम जानते हैं कि हीलियम के अंदर हीलियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एनर्जी के शेल। मैं आपको बता दूंगी के शेल को यानी कि फर्स्ट शेल को जिसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम एनर्जी शेल भी बोलते हैं। तो जब भी आपका एनर्जी शेल लिखा तो आप कंफ्यूज मत रहना, आप समझ जाना क्योंकि उसकी के शेल की बात हो रही है, फर्स्ट शेल की बात हो रही है। तो यानी कि हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हीलियम के फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम जानते हैं। वाइल argon and neon have 8 electrons in their valence shell. They do not have any tendency to combine with other elements, hence they have a valence equal to 0. तो देखिए ये जो हमारी लाइन है वो क्या कहती है कि हम जानते हैं कि हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नियॉन एंड आर्गन के अंदर दोनों एटम्स के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो तीनों एटम्स हैं ये पहले से ही स्टेबल हैं और ये नहीं चाहता कि किसी के साथ भी कंबाइन होना, ये किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन होना चाहते ही नहीं है। इसलिए ये लोग कितना किसी लेते हैं ना किसी को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, तो इसलिए इनकी जो वैलेंसी है वो 0 होती है। तो मैं एक बार आपको स्केच के मैं सबको समझा देती हूँ, बिल्कुल आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखते हैं हमारा जो पहला हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 4 होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो हमारा 2 होता है, और हीलियम को ही हम अल्फ़ा पार्टिकल्स भी बोलते हैं। मैं आपको थोड़ा और ज़्यादा नॉलेज दे देती हूँ कि हीलियम को ही हम अल्फ़ा पार्टिकल्स बोलते हैं।
तो हीलियम जो है उसका जो हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो 2 होता है, हम जानते हैं। तो देखिए जो इसके जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट शेल है यानी के शेल है, एनर्जी शेल है, उसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने इसमें डाल दिए। तो इसको ना ये किसी को दे रहा है ना ये किसी को ले रहा है, तो ये स्टेबल है पहले से ही, तो इसलिए इसकी जो बैलेंसी है वो 0 हो जाएगी। आगे आप क्लास 10 में इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आगे हम देखते हैं नियॉन, यानी कि नियॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है Z होता है, वो कितना होता है 10 होता है। तो मैंने यहाँ पर नियॉन का स्केच बना दिया कि फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में, लास्ट शेल में मैं आपको 3 नाम बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे समझ आ सके कि लास्ट शेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 8 कितना होता है 10 होता है। तो नियॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 10 होता है। तो इससे ना ये दे रहा है किसी को और ना ये किसी को ले रहा है, तो जब ये ना इसको ज़रूरत ही नियॉन को ज़रूरत ही नहीं है, तो ये किसी को देगा क्यों और किसी से लेगा क्यों? तो ना ये इसलिए ये किसी के साथ कंबाइन हो, किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन होना चाहता ही नहीं है, इसलिए पहले से स्टेबल है। पहले से स्टेबल रहेगा तो ये इसका जो वैलेंसी होगा वो 0 हो जाएगा। तो आप याद कर लीजिएगा, अगर कोई भी एटम पहले से ही स्टेबल है, यानी कि उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो उसकी वैलेंसी जो होगी वो 0 हो जाएगी। और आपका नेक्स्ट है आर्गन। आर्गन का जो वो एटॉमिक नंबर होता है Z होता है, वो कितना होता है 18। तो मैंने यहाँ पर इसका स्केच बना दिया, थोड़ा सा टेढ़ा मेरा स्केच है, आप माइंड मत करिएगा। कि इसका जो पहली जो के शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और जो उसके नेक्स्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और उसके जो नेक्स्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका जो हम तो सब में तो लेन देन कर रहे थे, क्योंकि उसमें किसी न किसी में कोई एक कम था, किसी में 2 कम थे, लेकिन इसमें सारे ही सारे पूरे हैं। तो आर्गन जो है वो पहले ही स्टेबल है, तो ना इसको लेना है ना इसको देना है। तो इसको जब इसको नहीं लेना है ना नहीं देना, तो इसलिए किसी के साथ कंबाइन होना चाहता ही नहीं है। ये पहले से ही अपना बहुत ही एटीट्यूड में कि ना मैं किसी को से लूँगा, ना ही मैं किसी को दूंगा, और ना किसी के साथ मैं कंबाइन होऊंगा। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 18 हो गया। तो यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा 2,8,8 प्लस करें तो हमारा कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो यानी कि इसलिए, और इसकी जो बैलेंसी है ना, ये जब कोई भी एटम ना देगा ना लेगा और ना किसी साथ कंबाइन होगा, तो उसकी जो बैलेंसी है वो एज इट इज़ 0 आ जाएगी। आप इसको याद कर लीजिए। इसीलिए हमारा हीलियम, नियॉन एंड आर्गन की जो वैलेंसी होती है वो इक्वल होती है 0 के। तो मैंने यहाँ पर एक थ्योरिकल भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और अगर आप यहाँ पर थोड़ा स्केच बना देंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपको जो एक और जो मैं समझा देती हूँ कि आपको वैलेंसी किस तरीके से निकालनी है। तो देखिए, और आपकी जो वैलेंसी है और आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, और वो 5 से लेकर 8 के बीच में होगा, यानी कि 5 to 8 के बीच में होगा। फॉर एग्जांपल मैं मान लेती हूँ कि आउटर कि किसी एटम के अंदर जो उसके आउटर मोस्ट शेल है वो 6 उसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो हम इसको एटम को इसकी बैलेंसी जो होगी वो कितनी होगी, तो हमें इसमें फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हम नए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रहे हैं, नए इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं, इसमें हम वैलेंसी निकाल रहे हैं। तो वैलेंसी किस तरीके से निकालेंगे मैं बता दे रही हूँ कि वैलेंस शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल में अगर आपके 5 से लेकर 8 के बीच में है, तो आप क्या करेंगे, उसको सिंपल 8, मैंने पर एग्जांपल ले लिया है 6, और आपके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपको उसको कुछ नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, आपको उसको 8 से माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर 8 से माइनस कर दिया 6 को, तो हमारा कितना क्या आ गया, आंसर 2 आ गया। तो इसलिए हमारी जो वैलेंसी हो गई वो कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ये वैसे ये इससे रिलेटेड नहीं है, मैंने दूसरा एग्जांपल लिया आपको वैलेंसी समझाने के, ताकि मैं इस वीडियो में आपको जो वैलेंसी का टॉपिक है वो भी क्लियर कर सकूँ। तो आप मुझे एक बार कमेंट में बता दिएगा ज़रूर कि आपको जो मॉडल्स है वो आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। अगर आ रहे होंगे तो मैं उस जो मॉडल्स हैं उनके ऊपर भी एक इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आऊँगी। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा जल्दी बोलती हूँ, आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वैसे मैं थोड़ा सा धीरे बोलने की पूरी कोशिश करती हूँ। आपका वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, कि मैं बहुत मेहनत से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाती हूँ। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैथ के जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, जैसे आपके फॉर एग्जाम्पल मिड पॉइंट थ्योरम हो गई, और आपके जो भी चैप्टर नंबर 8 में और चैप्टर नंबर 10 में सर्कल्स में जो भी आपके इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो भी आपको मैं दे दूँगी। और मैं शॉर्ट्स में भी आपको काफ़ी ज़्यादा साइंस के नोट्स भी देती हूँ। और मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आपको इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि टॉप 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले थे, जो कि वही क्वेश्चन जो आपका पीरियोडिक में भी आया था। तो मैं वो जो शॉर्ट है मैंने उसको डाल दिया, और उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उससे वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। अब मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा एक इंपॉर्टेंट वीडियो लाती हूँ, इसलिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है।
और आप मुझे फॉलो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं एज जिया खान स्टडी मेहंदी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई डियर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको किस टॉपिक वीडियो चाहिए था आप मुझसे कमेंट सेक्शन में वो भी लिख दीजिएगा। मैं उस टॉपिक पे वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बना के ले आऊँगी। और आपको इस ऐसे भी कुछ दिन में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लाऊंगी आपके लिए। थैंक यू।